एक बार मतलब ये उस ज़माने की बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जब उनका बिल्कुल जो है उनका नाम नहीं था, बिल्कुल भी नाम नहीं था। जो उनके दीवान हुआ करते थे वो जो है कबाड़ी वाले खरीद लिया करते थे और उनसे जो है जो कुछ पैसे मिल जाए उनसे। तो मीर साहब की दुकान पे जो है जनाब बैठे हुए हैं और अपनी बातें जो है उनसे शेयर कर रहे हैं कि ये ऐसा हो गया, अब कहाँ से कर्जा लिया जाए, अब तो घर में ऐसा हो गया है, हमारी भावज आई हुई है और पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है। इतने में जो है उन्होंने देखा कि उनकी जो शॉप है, जिस कुतुब खाने में, जिस किताब घर में वो बैठे हुए थे, ऊपर से जो है उन्हीं की शायरी की जो है वो आवाज़ आई। तो एकदम से उनका वो ध्यान आया कि यार मेरी शायरी की जो है ये आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ तो बात है। और ये पहुंची कैसे ऊपर, मतलब जो है फर्श की चीज़ जो है वो अर्श तक पहुंच कैसे गई। तो वो सुनते हुए जो है वो बाहर निकले। इस वाक्य का बहुत अच्छी से जिक्र किया गया है, गालिब के ऊपर एक सीरियल बना है, अगर आप लोगों ने देखा हो, बहुत अच्छे से जिक्र किया। तो वो जो है वो बाहर निकले और फौरन जो है वो ऊपर गए। तो अंदर जो है नवाब जान जो ज़माने की बहुत खूबसूरत और बहुत फेमस जो है कवायद हुआ करती थी, वो जो है उस गज़ल को जो है वो गा रही थी। तो वहाँ पहुँचे और उसके बाद जो है वो खड़े रहे। जब वो गज़ल जो है वो ख़त्म हुई तो जो है नवाब जान ने देखा कि पर्दे के पीछे जो है कोई शख्स खड़े हुए हैं। वो फ़ौरन जो है उठी और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मोहतरमा माफ़ कीजिए, मैं बिना इजाज़त जो है यहाँ आ गया, पर जो आप गा रही थी मैं ये सुन के ऊपर आया। तो उन्होंने बोला कि आप जानते हैं ये किसकी है ये गज़ल। तो उन्होंने बोला हाँ एक शायर है दिल्ली में गालिब, ये उनकी है। तो उन्होंने बोला गालिब ये तो हमने कभी सुना नहीं। तो उन्होंने बोला ये आपको कैसे मिली ये गज़ल। तो बोले ये मैंने एक चूरन मंगवाया था और चूरन जो है वो इस कागज़ में लिपटा हुआ था। तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार बताओ हमारी जो गज़ल है वो चूरन गुड़िया बन के जो है यहाँ तक पहुँची है। तो उन्होंने देखा कि उसमें जो है कुछ हरफ मिटे हुए हैं, कुछ लाइनें जो हैं नदारत हैं वहाँ से। तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं पढ़ रही थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, बट ये अनफॉर्चुनेटली बहुत आधी है। और जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो गालिब साहब ने जो है उसको कंप्लीट कर दिया वो इस तरीके से कि हाँ मैं नहीं खुदा पर, हाँ मैं बेवफा सही, जिसको वो दीन और दिल अजीज उसकी गली में जाएगी। इसका तर्जुमा आप बताना चाहेंगे? हाँ नहीं मैं हूँ खुदा परस्त, मतलब कि मैं खुदा को नहीं इतना ज़्यादा पूछता, लेकिन जिसको जानो दिल अजीज़ है वो फिर मतलब अगर आपको अपना खुद जो है मतलब सेल्फ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो फिर आप खुदा को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि खुदा को ढूंढने के लिए तो अपने को खोना है। और एक बात मैं इनकी आसिफ के बीच में एक बात काट रही हूँ कि उस जमाने में तवायफ जो थी आज की तवायफ नहीं थी। हाँ, देवर क्या कहते हैं, देवर सेंटर्स ऑफ कल्चर एंड आर्ट। अच्छा चौड़ी बाजार में जितनी ये ऊपर की हवेलियां हैं ये अंग्रेज मुगलों के ज़माने में जो ऊपर की फ्लोर थी वो इन लोगों की हुआ करती थी। और ये जो थी ये लोग देवर आर्टिस्ट, ये गाते थे, ये बजाते थे, ये डांस करते थे। देवर नॉट सेक्स वर्कर्स जैसे आज के दिन तवायफ होती है। इनके यहाँ जैसे मुगल बच्चे और बाकी लोग अपने बच्चों को भेजते थे वहाँ तहजीब सीखने के लिए, उठना बैठना खाना पीना, ये गज़लें नाच, ये सब वहाँ पे वो लोग जाके सीखते थे। जबकि मुजरे का जो मायने हैं वो इस तरीके से सलाम करता है। मतलब एक बुक है उर्दू की आलम में इंतखाब, जिसमें उसका मायने दिखाया गया है कि मुजरे का जो मतलब है वो नाचने से नहीं है। आप जाके जब इस तरीके से जो है कॉर्निश बजाते हैं तो मुजरे का मतलब ये है। वहाँ पे जब लोग जाते थे तो उनके अपने पेट्रन्स होते थे। इट इज़ नॉट दैट दे डिड नॉट हैव रिलेशंस, बट वो सिर्फ एक के साथ होता था, जो भी उनका पेट्रन हो, जो वो पेट्रन उनको वहाँ पे सेटल करता था, जो दिन के वो रहते थे। लेकिन बाकी जो थे वो सारा कुछ तहजीब और अदब वहाँ पे सिखाया जाता था। फिर ये लखनऊ में भी ऐसे ही था। और ये जो उमराव जान थी उनके अभी अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे महफिल जम रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ये लोग सीखते थे वहाँ जाके खाना कैसे खाते हैं, खाने के लिए जैसे अब ये गालिब की ही जब बात है तो पूरी एक तहजीब है। ये गालिब जो है सिर्फ एक शायर नहीं था, उस ज़माने की एक पूरी तहजीब थी। जैसे आज भी हमारे घर में अगर हमें किसी बड़े ने कोई खाना हमारे सामने अगर किसी मैंने एक डिश है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि प्लीज़ पास में जाए, ये इनायत फरमाई जाए। तो अगर उन्होंने हमको दी और वो हमसे बड़े हैं तो हम उन्हें अदा करेंगे। थैंक यू नहीं कभी किसी बड़े को कहा जाता। और अगर वो छोटा है तो हम कहेंगे खुश रहो, जीते रहो, जो भी दुआ देनी है देते रहिए। थैंक यू है, ये प्लीज़ है, ये सब हमने अंग्रेज़ों से सीख लिया, ये हमारी तहजीब नहीं है। और गालिब के ज़माने में यही तहजीब थी कि जैसे अगर मुशायरा भी जब उन लोगों के हुआ करते थे तो उसकी भी बहुत ज़्यादा तरतीब हुआ करती थी कि किस पोजीशन में बैठाना जाएगा, किस तरीके से बैठना शायर बैठाया जाएगा। और जब शायर बैठता था तो उसके चारों तरफ उसके चेले होते थे जो कि उसके शागिर्द होते थे।
तो उनकी पोजीशनिंग भी बहुत होती थी कि एक जो है उसको, एक वो किताब है दिल्ली की आखिरी शमा, जिसमें एक फिक्शनल डिस्क्रिप्शन है कि ये आखिरी मुशायरा है जो बहादुर शाह जफर के दौरान हुआ है, अंग्रेज़ों 1857 से पहले। तो उसमें गालिब हैं, और गालिब के ज़माने में सिर्फ गालिब अकेले नहीं थे, बहुत बड़े बड़े शायर थे। गालिब थे, मोमिन थे, ज़ौक़ थे, अज़ुर्दा थे, एक थे इंशा और आतिश और ख़ुद बहादुर शाह जफर। तो ये थे, तो अब इनको कैसे बिठाया जाएगा, क्योंकि ज़ौक़ पोएट लॉरियट थे और गालिब जो थे वो कोशिश में थे कि पोएट लॉरियट बन जाए, जो बन नहीं पाए, ज़ौक़ के मरने के बाद ही हो पाए वो। तो अब इनकी ईगो दोनों की बहुत थी। तो ज़ौक़ भी मानते थे कि गालिब बेहतर शायर थे, लेकिन ईगो नहीं, प्रोटोकॉल भी तो था, रॉयल पोएट था वो तो, और बादशाह के उस्ताद थे, तो इसलिए उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। तो जो भी मुशायरा, बीच में मुशायरे बंद ही हो गए थे, क्योंकि इतनी ईगो क्लैश होती थी कि कौन कहाँ बैठेगा, किसने ज़्यादा वाह कर दी। हाँ, तो बहादुर शाह जफर इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते थे कि यार मैं मुशायरा ऑर्गेनाइज कर तो दूं, मुझे गालिब और ज़ौक़ को कैसे कंट्रोल करूं मैं। काफी सच्चे थे, बिकॉज़ लॉस्ट पीपल एक्चुअली बिलीव दैट ज़ौक़ वाज अ पेपर, मतलब वो काफी, हाँ मैं भी, बट इवन ज़ौक़ जो थे ही आल्सो एक्नॉलेज दैट गालिब, क्योंकि इन दोनों की बहुत एक मशहूर कहानी है कि एक दफ़े ज़ौक़ से जलते बहुत थे गालिब, कि गालिब कहीं बैठे हुए थे एंड ज़ौक़ पालकी में गुजरे, और ज़ौक़ की अपनी शान और शौकत अलग थी, बहुत फेमस हाँ, किस्सा है ये। तो उन्होंने, गालिब ने कहा, बने हैं शाह के मुसाहिब फिरते हैं इतराते, कि शाह के मतलब ये हैं मद्दा, मतलब उनके एक एम्प्लॉय है, बहुत इतरा रहे। ज़ौक़ में जाके फौरन बहादुर शाह जफर से ये ऐसे एटमॉस्फेयर ये था वहाँ पे, जो माहौल वो ऐसे था कि अब गालिब के जो दोस्त होंगे वो उन्हीं जैसे होंगे, शराबी, चाय पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तो सारे के सारे जो है वहाँ पे पूरा वो बैठे हुए थे। और जैसे ही जो है वो ज़ौक़ साहब की जो है पालकी गुजरी, तो उनके एक साहब ने बोला, देखो वो आ रहे हैं, ज़ौक़ आ रहे हैं। क्या? अब ऐसे तो नहीं जाएंगे, ये गालिब की गली है, अब ऐसे तो जाने नहीं दिया जाएगा। तब उन्होंने बोला था कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतना। तो गालिब साहब थोड़ी देर के लिए, वो ज़ौक़ साहब रुके कि आगे भी ये कुछ बोलेंगे, बट दोबारा जो है उन्होंने रिपीट कर दिया कि मुंह लगा हुआ है शाह का बादशाह का, तभी तरह फिर रहा है पालकी में। तो पीछे जो उनके बैठे हुए थे, जितने भी उनके चेले चपाटे, जैसे नाम बता रही थी, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया कि ये गालिब की गली है, इस तरीके से जो है यहाँ पे दूसरे शायर जो है वो अलाउड नहीं है। तो उन्होंने फौरन जाके जो है इसकी इत्तला जो है वो बादशाह से कर दी थी। उससे पहले वाले मुशायरे में जो है, जब पहले मुशायरे में जो है गालिब गए थे लाल किले में, तो हुआ ये कि क्योंकि ये फारसी बोला करते थे और अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया करते थे कि मैं फारसी में जो है गज़लें गाया करता हूँ, वो उर्दू का मुशायरा था। वहाँ जाके जो है इन्होंने फारसी में जो है कुछ अल्फाज, चंद अल्फाज जो है वहाँ पे कहे, तो किसी को समझ नहीं आया कि वो एक काफ़ी फेमस एक वो है कि नक्श फरियादी है किसकी, शौक ये तहरीर का, कावे कावे फक जानी हाय तन्हाई ना पूरी। इसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम। नक्श फरियादी है कि शौक ये तहरीर का क्या पैरहन है, कागजी है पैरहन। उस जमाने में एक फारसी का वो था, ये गालिब की दीवान की पहली वो है अशार है, पहला वर्स है ये गालिब के दीवान का। तो इसका मतलब ये कि जब पर्शिया में और फिर शायद मुगलों ने ये किया होगा कि जब फरियादी आता था, फरियादी इज द अपील, जो अपील कर रहा है, जब फरियादी आता था कोर्ट में तो वो कागज के कपड़े पहन के आता था। तो ये उसके ऊपर है, कागजी है पैरहन, मतलब कागज के कपड़े पहन के ये आया है फरियाद करने के लिए, इसके मतलब ये फरियादी है। तो जब किसी ने वो मिसरा उठाया नहीं, मतलब किसी ने वाह वाह नहीं बोला, ऑब्वियसली जब लोग वाह वाह बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं बहुत जोश खरोश के साथ जो है वो कहानी आगे बयां करता हूँ। जब किसी सारे के सारे खामोश हो गए तो वो बेचारे करें क्या, तो उन्हें जो है वो गज़ल बीच में रोकनी पड़ी। तो फिर बादशाह कि इसको मुकर्रर आप जो है आगे सुनाइए। उन्होंने माहौल देख लिया था कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो जो है वो बेचारे करते क्या, वो वहाँ से जो है फौरन उठे और इस तरीके से आदब बजाया और बोले कि बस के हूँ गालिब असली में भी दे देता, मुँह आती सीधा है हल्का मेरी जंजीर। इसका सिंपल उर्दू ज़बान में ये आई डोंट नो कि खाला जो है वो बाद में उसको अलग ही बता दें। मैं जो समझा हूँ वो ये है कि टूटी हुई दीवार पे रखा बुझता हुआ चिराग कह रहा है आत्मा से जरा आंधी से चला के नहीं, कि एक तो कि मैं एक बुझता हुआ चिराग हूँ और टूटी हुई दीवार पे रखा हूँ, बट मेरे अंदर वो एक खुददारी अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो मैं अपनी टोपी उतारूंगा नहीं आप लोगों के सामने। तो जब वो घर पहुंचे हैं तो उनकी जो है सर्वेंट ने जो है वो उनका वेलकम किया कि आपने जो है पूरा मुशायरा लूट लिया होगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ ऑलमोस्ट लूट लिया था, बस मैंने अपनी टोपी नहीं उतार ली।
तो जब उनकी वाइफ ने पूछा बादशाह सलामत ने तो अपना ताज उठा के रख दिया हुआ, कहते हैं हाँ बहुत ही अच्छे लोग हैं कि झगड़ा नहीं करते, ताज तो वो रख देते बट मैंने अपनी टोपी नहीं उतारी। अगर मैं अपनी टोपी उतार के रख देता उनके कदमों में तो शायद वो अपना ताज जो है वो रख देते। तो फौरन जो है उन्होंने बोला कि जाओ जो है बातें ना बनाओ, जाके जो है प्याला और तस्वीर लेके आओ, हमें शराब पीनी है। वो जो है नाराज हो गई कि हमेशा जो है घर में इस तरीके से पिया करते हैं। तो अपनी वाइफ के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे जुमले जो है वो कथा करते थे कि दिखा के जुम्बिशे लगी तमाम कर हमको, जो ना दे गोसा मुंह से कहीं जवाब तो दे। मतलब कि तुम पीछे खड़ी हुई हो, इस तरीके से मुझे देखा, मुझे अगर अपने लबों से अगर किस नहीं दोगी तो जरा उन लबों को हिला के जवाब तो दे। तो उनकी वाइफ जो है इन्हीं बातों से जरा खुश हो जाती थी और उनको जो है वो शराब दे दिया। तो जब ये बादशाह से इन्होंने शिकायत की ज़ौक़ में जाके, तो बादशाह ने तलब किया गालिब को। अब जब गालिब आए तो उन्होंने कहा कि आपने मिर्ज़ा साहब आपने ऐसा ऐसा ज़ौक़ की शान में मतलब ताना दिया। तो इन्होंने कहा नहीं, वो तो मेरी गज़ल का मक्ता है। मक्ता है द लास्ट वर्स ऑफ जिसमें तखल्लुस आता है, क्योंकि गालिब नाम आया था। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी आखिरी गज़ल का, मेरी गज़ल का आखिरी मक्ता है, नई गज़ल। उन्होंने कहा सुनाए तो आप मक्ता। तो उन्होंने कहा बना है शाह का मुसाहिब फिरता है इतराता, जी बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब मतलब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि अगर मैं शाह मुझे ना इतना चाहते तो मैं कुछ भी नहीं था, मेरी आबरू क्या है अगर शाह ना मुझे पेट्रोनाइज करे। तो चमकता जो होता है जिसमें तखल्लुस होता है द लास्ट वर्स, तो ज़ौक़ जो थे उनको फिर भी यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा ये तो लफाजी करते हैं, तो ये कुछ इन्होंने अपने जोड़ दिया। तो उनका पूरी गज़ल सुनाइए। तो गालिब ने एड लिब एक्सटेम्पोर एक बहुत अपनी मशहूर गज़ल सुनाई, और वो गज़ल सुनने के बाद ज़ौक़ खुद उठ के वाह वाह करने लगे। ज़ौक़ खुद उठे, उनके चेले जितने बैठे हुए थे जो उनकी मुखालिफत करते थे वो खुद उठ के जो है उन्होंने उनका हाथ चूम लिया। और जो गज़ल है वो ये है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक लाइन है, रगों में दौड़ते फिरने का मैं नहीं कायल, जो आंख से न टपके वो लहू क्या है। तो इसको जब इस वाले शेर के ऊपर आए गालिब, तो फिर बस वाहवाही बस लूट ली उन्होंने। और उसके बाद मतलब ये सब समझिए कि एक्सटेम्पोर ये उनका जीनियस था। लेकिन बेचारे ज़िंदगी भर इतना जूझते रहे अपने हालात से कि हाँ, उनकी शायरी में ये चीज़ें खासकर नजर आती हैं। तो ये मैं मुकम्मल करूँगा कि जब उन्होंने बोला कि हाल आप जा रही है अच्छा ही अच्छा रिश्ते से ये हमारी माफी लगती है। तो जब उन्होंने बोला तो ज़ौक़ जो है बहुत ज़्यादा वो हो गया, अच्छा तो तुम्हारा ये नई गज़ल है तो ज़रा अगर इतनी अच्छी वो है स्टार्टिंग तो इसकी पूरी गज़ल भी सुनाई जाए। तो बादशाह ने बोला कि हाँ, बादशाह समझ गए थे। खैर जितने महफिल में थे सारे समझ गए थे कि उस दौरान जो है गालिब ने किस तरीके से जो है उनके ऊपर इस तरीके से कसीदा कस दिया था। उन्होंने बोला कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। ये बहुत ही ताना था उनके लिए कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखी से ना टपका तो फिर लहू। उसके बाद का इस तरीके से है कि चिपक रहा है बदन से लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। मतलब पैराहन इस कपड़ा अब मेरे लहू से जो है मेरा पैराहन चिपक रहा है, अगर वो फट भी गया तो फायदा क्या है, लहू तो उसमें से निकलेगा ही, और उसको जो है अल्ट्रेशन की जरूरत क्या है। गालिब की जो एक तो मिस्टिसिज्म बहुत था उसकी शायरी में, उसको समझने के लिए जैसे एक से एक उस्ताद है। एक हमारे उस्ताद हैं ट्विटर पे जमील गुर्रे साहब, जो उर्दू में उन्होंने पूरी पढ़ाई की है, उर्दू में बीए मतलब उर्दू लिटरेचर में एमए और बीए और सब किया हुआ है। लेकिन वो खुद जैसे कहते हैं कि मैं डरता हूँ गालिब की तर्जुमा करते हुए। गोपीचंद नारायण जो बहुत बड़े गोपीचंद नारंग जो बहुत बड़े उर्दूदान हैं, वो भी कहते हैं कि मैं गालिब से को एक्सप्लेन करने में या तर्जुमा करने में बहुत डरता हूँ, क्योंकि गालिब की जैसे एक प्याज होती है ना, छिलके उतारते जाओ और अलग अलग शक्ल निकलती चली जाती है, कि गालिब की शायरी में इतने लेयर्स हैं कि हर अशार में उसके आपके हजारों मीनिंग है। मेरे लिए हो सकता है कुछ और उसका मतलब हो, इनके लिए कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो। तो गालिब जो है वो बहुत अच्छा शायर, उर्दू शायरी है ही बहुत सब्जेक्टिव। किस ज़ुबान में आपसे बोल रही है वो आपकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि हमें कुछ और समझ में आए, आपको कुछ और समझ में आए। तो गालिब जो थे, जब गालिब पहले जब शुरू गालिब ने किया 10 साल की उम्र में गालिब ने पहला शेर लिखा,
तो गालिब जो थे, बेदिल करके एक बहुत फारसी के बड़े शायर थे, गालिब उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, तो वो बेदिल के स्टाइल में लिखा करते थे। काफी फेमस एक बाग है, बागे बेदिल दिल्ली में। तो वो जो थी शायरी, वो बहुत कम लोगों के पल्ले पड़ी, और फिर लोगों ने इनसे कहना शुरू किया कि आप अपना इंडिविजुअल स्टाइल निकालिए। उसके बाद ये जब दिल्ली आए हैं तो 18-19 साल की उम्र में फिर इन्होंने अपना ये शुरू किया। तो काफ़ी तो पर्शियनाइज्ड उनकी लैंग्वेज होती थी, और काफ़ी बहुत सिंपल, जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है आखिर, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। लेकिन एक तरफ यह है कि नक्श फरियादी है कि शौकिया तहरीर का, तो एक तरफ ये जहाँ बहुत डबल मीनिंग था, और एक तरफ ये जहाँ बहुत सिंपल मीनिंग हुआ करता था। तो गालिब हर उसमें मतलब हर मूड में फिट हो सकते हैं, और गालिब जो है उनको आप किसी भी तरह से किसी भी वक्त समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और गालिब की लफ्ज़ी, जिसको कहते हैं वर्ड प्ले, बहुत ज़बरदस्त था। उनका एक बहुत मशहूर किस्सा, उन्हें आम बहुत पसंद थे, और उनका कहना था आम के ऊपर कि आम की सिर्फ 2 खासियत होनी चाहिए, मीठा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे एक दोस्त थे मिर्जा, जो उनका मजाक उड़ाया करते थे कि आप आम इतना खाते थे। एक दिन गालिब आम चूस रहे थे, जो देसी आम होता है ना, उसको चूसा जाता है, चूस चूस के फेंकते, तो वो चूस के उन्होंने फेंका। मिर्जा साहब बैठे देख रहे थे, गालिब आम खा रहे थे, तो उधर से एक गधा गुजरा जिसने सूंघा और चला गया। उनका देखिए मिर्जा साहब, गधे ने नहीं खाया, कहना जी हाँ, गधे ही नहीं, बस गधे ही बल्ली मरान में गालिब की हवेली है, वहाँ जाएंगे। पहले वो उनकी हवेली थी, बट उसको किसी और ने ख़रीद लिया था, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट ने अब रेस्टोर करके उसको उनका एक मेमोरियल छोटा सा बनाया है। अच्छा, चलिए ले चलिए हमें वहाँ। ओके, ये मिर्ज़ा गालिब की हवेली है। जैसा हम लोगों ने जिक्र किया था कि उनकी कोई अपनी हवेली नहीं थी, उन्होंने रेंट पे ली थी, और जो उनकी उम्र के जो आखिरी साल जो उन्होंने गुजारे वो इसी हवेली में गुजारे। उससे पहले जितनी भी उन्होंने हवेलियाँ चेंज की वो बल्ली मारान और कासिम जान में ही जो है वो चेंज करते रहते थे। कुछ सालों पहले तक यहाँ पे एक फैक्ट्री चल रही थी, तो उसके बाद जो है लोगों ने जो है इसको पहचाना, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है इसको यहाँ से क्लियर करके जो है इसको वापस ले लिया। एक मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, एक लॉयर थे फिरोज बख्त अहमद, उन्होंने PIL दर्ज की कि इसको खाली करवाया जाए या गालिब की हवेली। इसका आधा ही हिस्सा अभी तक हम लोगों के पास पाया, मतलब उनकी बहुत मेहनत के बाद 1998 में ये हेरिटेज डिक्लेयर की गई है। उसके बाद से ये है लोगों के लिए ओपन है। अगर आप लोग उसकी जो मैं जिक्र कर रहा था गालिब की जो टीवी सीरियल है, अगर आप उसको देखेंगे, अभी घर जाके उसको देखना, तो जिसमें जैसी हवेली उसमें दिखाई गई है उसी की कॉपी है ये भी। इसी में जो है ये डबल स्टोरी हुआ करती थी,
साइड में जो है इसके जो है स्टेयर्स हुआ करते थे जाने के लिए, और इससे ये थोड़ी बड़ी हुआ करती थी पीछे तक, बट अभी ये जो है लोगों ने उसको अपने पर्सनल यूज़ में लिया हुआ है। तो गालिब साहब के बारे में हम जो जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से जो है वो जब उन्होंने देखा कि कोठे पे से जो है आवाज़ आ रही है उनकी शायरी की, जैसे ही जो है वो ऊपर पहुँचे तो उन्होंने जो है उनको पूछा कि ये कहाँ से आपने शायरी सुनी। तो नवाब जान ने जो है उनको बताया कि चूरन की पुड़िया से जो है उनको ये पर्चा मिला था, और तब से उन्होंने जो है इसको पढ़ना शुरू किया। तो गालिब साहब ने जो है वो अधूरी जो उनकी गज़ल थी उसको पूरा किया, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने पूछा कि आप इसको कैसे जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि गालिब जो है हमारे दोस्त हैं। तो जाते जाते जो है जब वो नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से, तो नवाब जान ने उनसे पूछा कि गालिब के बारे में थोड़ा और बताते जाइए, ये हैं कौन। तब उन्होंने बोला कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई हमें बतलाए, हम बतलाएं क्या। तो वो नीचे आए और फिर उसके बाद जो है वो चले गए। कहते हैं लाइक अब वहाँ जो है नवाब जान को जीते रहने की एक वजह मिल गई, गालिब का नाम उनके जहन में आ गया, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है उनका पता लगवाना शुरू किया। तो फाइनली जो उनका जो कासिद था मैसेंजर, उसने जो है उनका घर जो है वो पता लगाया, और जो है लोगों में जो है जैसे आज SMS होता है तो उस टाइम पे जो है लेटर्स जो है एक्सचेंज हुआ करते थे, और तब तक काफ़ी टाइम तक इन लोगों ने देखा भी नहीं था एक दूसरे को। तो उसके बाद जो है एक बार जो है नवाब जान नीचे उतरी और जो है उस बुक शॉप पे गई मीर साहब की। तो उन्होंने पूछा कि गालिब साहब के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या वो कितना टाइम हुआ वो आए नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो मनमौजी हैं और जब उनका मन करता है वो आते हैं। तो इतने में बोले कि आपके पास अगर उनकी कोई गज़ल या नज़म हो तो आप मुझे लिख दीजिए। तो उन्होंने बोला कि वो आते हैं तो लिख जाते हैं यहाँ पे, और ये कुछ आशार हैं उनकी, कुछ शेर, आप मुझे उनसे जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इतने में बोलते देखिए वो पीछे से आ गए। तो जैसे ही जो है मिर्ज़ा गालिब वहाँ पे आए, और उसके बाद जो है उन्होंने देखा ये तो वही शख्स हैं जो मेरी हवेली पे आए थे, और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। और उन्होंने बोला कि मैं निगोड़ी जो है आपको पहचाना भी ना, और मैं तो आपका इतना आदर सत्कार करती, और उसकी मतलब उसके पास अल्फाजों के जुगनू नहीं थे कि वो किस तरीके से जो है अपनी फीलिंग को जो है एक्सप्रेस करे। फाइनली जो है उसने उससे इजाज़त ली कि क्या मैं ये आशार आपके ले सकती हूँ। उन्होंने जो है इजाज़त दे दी, और फिर उसके बाद से जो है वो पूरी तरीके से जो है गालिब साहब के इश्क में जो है वो पढ़ गए। वहाँ से जो है उसके बाद जो है उन्होंने एक लेटर भिजवाया मिर्ज़ा गालिब को कि वो घर पे आएँ, और स्पेशली जो है उनके लिए एक मुजरा रखा जाएगा, उनको जो है डिनर कराया जाएगा। तो गालिब साहब ने जो है उनके कासिद को ये कह के जो है भेज दिया कि हमारे पाँव की एक ही बेड़ी से मैं परेशान हूँ, दूसरी के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मतलब उनकी जो वाइफ थी। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने डिसाइड किया चलो यार चलते हैं हम लोग, ठीक है। शाम को जो है उन्होंने अपना चोगा पहना और रेडी हुए और जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही जो है वो बाहर निकलने को थे तो उमराव बेगम जो है वो आ गई, और उन्होंने बोला कि आप जो है इतने वक्त से जो है ये चोगा पहन रहे हैं, हमने जो है ये नया चोगा आपके लिए बनवाया है, ये पहन लीजिए। तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में जो चांदी की कुछ पहले ही जो है सारी के सारे जो जेवरात थे उनके वो सारे गिरवी पड़ गए थे। तो देखा उनके हाथ में जो चांदी की चूड़ियाँ थी वो जो है वो कांच की चूड़ियों में तब्दील हो गई हैं। तो उन्होंने देखा, फिर उसके बाद जो है वो कुछ अपनी पुरानी याद में खो गए कि जो है ये मुझसे इतना ज़्यादा इश्क किया करती है कि जो है अपनी चांदी की चूड़ियाँ दे के और जो है मेरे लिए नया चोगा बनवा लिया कि मैं बाहर उठता बैठता हूँ, और मैं इसको दगा दे के जो है मैं किसी डोमनी के कोठे पर जा रहा हूँ, मतलब किसी तवायफ के यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो फ़ौरन जो है उन्होंने अपना जो है वो मूड एकदम चेंज कर लिया। वहाँ से उन्होंने फैसला किया कि वो वहाँ नहीं जाएंगे। फ़ौरन जो है वो फिर से जो है अपने एक सेठ जी के पास पहुँचे, वहाँ से काफ़ी सारे पैसे उन्होंने उधार लिए। उसके बाद जो है उन्होंने उनकी जो ज्वेलरी थी, चूड़ी के साथ साथ जो पहले जो उनकी गिरवी रखी हुई थी वो लेके आए और जो है उनकी झोली में डाल दी। उधर जो है नवाब जान जो है वो बिल्कुल एकदम हताशा, एकदम बेतहाशा उनका इंतजार कर रही थी, परेशान होकर। पर फाइनली जो है उन्होंने मुजरा जो है उन्हें शुरू करना पड़ा, क्योंकि जो शहर के कोतवाल थे वो डेली आया करते थे मुजरा सुनने के लिए। उधर जो है नवाब जान ने जो है अपने हाथों में जो है मेहंदी से बीच में गालिब लिख लिया था। तो इस तरीके से जो है वो डांस कर रही थी। तो जो है कोतवाल वैसे ही जो है इतना परेशान रहता था मिर्ज़ा गालिब से, क्योंकि वो जुआ खेलते थे। तो जैसे उन्होंने देखा तो उसने गालिब लिखा हुआ था, फ़ौरन जो है उसने उसका हाथ पकड़ लिया, तुम ये गालिब यहाँ कैसे आ गया। तो बोला कि आप क्या जानते हैं, कहते हैं कि शायर तो बहुत अच्छा है पर बदनाम बहुत है। ऐसा कोई ऐब नहीं है जो वो करते ना हो। उनकी गली से मैं गुजरता हूँ तो वहाँ से जो है शराब की बू आया करती है। तब उन्होंने जो है वो फिर से उनको जो है वो शेर उनके सामने पढ़ दिया कि हाँ नहीं वो खुदा परस्त, हाँ वो बेवफा सही, दिन को हो दीनो दिल अजीज, वो उनकी गली में जाए क्यों। वहाँ जो है कोतवाल का मुंह बंद हो गया। पर अब कोतवाल को ये पता चल गया, क्योंकि वो खुद भी इश्क करता था नवाब जान से, अब उसको ये पता चल गया कि जो है अब गालिब जो है इनके यहाँ आया करते हैं। वहाँ से जो है उन्होंने उसको परेशान करना शुरू कर दिया नवाब जान को कि तुम जो है गालिब का पीछा छोड़ दो। अब वक्त धीरे धीरे बीता, फिर से जो है वो दौर आया, लेटर्स जो है एक्सचेंज होने लगे। एक दिन जो है मिर्ज़ा गालिब ने सुना, वो बहुत ज़्यादा लाइक
उनके 7 बच्चे हुए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई जिंदा नहीं रहा। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ फिर से उम्मीद से हैं, तो उनकी वाइफ ने बोला जाओ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह चले जाओ और वहाँ पे जो है फिर से दुआ करो, क्या पता हमारी ये औलाद जो है वो जी उठे। तो वहाँ जो है वो अपनी वाइफ की सुन के जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह गए। वहाँ जो है उन्होंने चादर पेश की तो देखा जो है एक बीबी वहाँ पे आई हुई है बुरखे में, और उन्होंने जो है पहचान लिया कि आपका इंतज़ार करते करते जो है मेरे हाथों की जो मेहंदी है उसका रंग भी चला गया और आप आए नहीं। तो जब उन्होंने नकाब हटाया तो देखा वो नवाब जान थे। तो उन्होंने फिर उनको बोला कि मैं फिर से पाँव की एक बेड़ी से परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ मैंने तो आपके बारे में ये सुना था कि आप बिल्कुल खुदा परस्त नहीं हैं, पर आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि मेरी जो वाइफ है अहलिया, मैं उसकी सुन के यहाँ पे आया हूँ कि एक आने वाले की ज़िंदगी मांगने आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों आई हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने मतलब आपके लिए मैं चाहती हूँ कि आप एक सरताज शायर हो जाएं दिल्ली के, ये मेरी ख्वाहिश है। तो उन्होंने बोला कि देखिए अगर आपकी ये ख्वाहिश अगर पूरी हो जाएगी तो एक दुशाला जो है, एक शॉल हम आपकी दहलीज पर, हम आपके दर पर आके आपको तोहफे में देंगे। कुछ ही वक्त बाद जो है मिर्ज़ा गालिब के घर पे जो है, जैसे पहले मुशायरे से वो जो है उठ के चले आए थे वहाँ से, जब उन्होंने अपनी टोपी नहीं उतारी थी, तो जैसा हम लोग जिक्र कर रहे थे, खाला ने जो है जिक्र किया था कि बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता। तो जब ये वाक़या हुआ तो ज़ौक़ ने जो है वो ज़ौक़ चाहते थे उनको मतलब उनकी पगड़ी उतारना वहाँ पे कि इसको मुशायरे में बुलाया जाए और फिर इसके बाद इसकी इंसल्ट की जाए। तो वहाँ वो पहुँच गए, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए उनकी शायरी से जब उन्होंने उर्दू में की। तो वहाँ से जो है उनका सितारा बुलंद हुआ, वहाँ से जो है किले में जो है उनका वसीला बन गया। अब घर जब वहाँ से आए हैं तो देखा कि उनकी वाइफ जो है वो उसको डिलीवरी होने वाली है, तब उनको बेटा पैदा हुआ। तो घर में जो है वो खुशी जो है वो दुबाला हो गई, मतलब दुगनी हो गई। अब वो बहुत ज़्यादा घर में गीत वगैरह गाने लगे। अब घर में जो है वो एकदम महफिल जम रही थी। इतने में जो है याद आया कि किसी ने जो है हमारे लिए दुआ की थी कि अब हमारे पास शोहरत भी है, अब हमारे पास बेटा भी है, औलाद भी है, अब ये जो वायदा है हम जाके उसको पूरा कर दें। तो फ़ौरन जो है घर से निकले, एक दुशाला जो है मंगवाया गया। फिर उसके बाद नवाब जान के घर वहाँ पे पहुँचे तो देखा अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पूरा एकदम बेरुआ वीरान हो गया था। वहाँ पे जो है नवाब जान थी नहीं। तब जो है वो कासिद उन्हें मिला, उनसे पूछा गया कि वो कहाँ गई। तो उन्हें बोला कि कोतवाल ने जो है एक बार मुझे पकड़ लिया था। मैंने कहा क्यों पकड़ लिया था। मैं नवाब जान के जो गहने थे वो सेठ जी के पास बेचने जा रहा था ताकि जो उससे पैसा मिले उससे आपका कर्जा जो है वो उतारा जाए। तो ये होता है इश्क। तो उसके बाद जो है जो उसने जो है वो मेरे वहाँ यहाँ वापस आया वो देवरात लेके, और उसने जो है नवाब जान को जो है एक ही बात बोली कि या तो आप गालिब को अपने दिल से निकाल दीजिए वरना आप दिल्ली से निकल जाइए। तो उन्होंने जो है दिल्ली से निकलना जो है वो गवारा किया, ना कि उसको अपने दिल से निकालने का। और वो यहाँ से जो है ना जाने कहाँ जो है वो शिफ्ट हो गई। तो गालिब ने जो है जब दीवारों पे देखा और आईने पे देखा तो वहाँ पे अलग अलग जो है वहाँ पे शायरी लिखी हुई। ये चीज़ बहुत अच्छे से पेश की गई है सीरियल में, शायरी बहुत सारी दीवारों के पीछे और दरवाज़ों के पीछे। तो उसके बाद जो है वो वहाँ से नीचे निकले, तब उनको ये वो हुआ कि अब मेरा बेटा तो आ गया, अब इसके लिए जो है अब कुछ ना कुछ किया जाए। तब उन्होंने फिर से जो है पेंशन के लिए जो है सरकार अपनी आगे बढ़ाई और फाइनली जो है उनकी वाइफ के जो कज़न थे नवाब शमशुद्दीन लोहारू के नवाब, उन्होंने जो है उन्हें सजेस्ट किया कि आप कलकत्ता चले जाइए और कलकत्ता जाके सीधा मेटकाफ से मिलिए और मेटकाफ शायद जो है आपकी अर्जी जो है वो कबूल कर लें। फिर से जो है लोन लिया गया, कर्जा लिया गया और फिर जो है वो कलकत्ता की तरफ रवाना हुए। इससे दौरान वो जो है वो इलाहाबाद रुके, बनारस रुके और फिर लखनऊ रुके। बनारस के घाट के बारे में वो लिखते हैं कि क्या अगर मुझे दरकार नहीं होती दिल्ली जाने की तो मैं यहीं पर जाता, बनारस के घाट मुझे इतने पसंद आए हैं। तो उसके बाद जो है वो कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता पहुँचने के बाद जो है उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसा बोल दिया कि मेटकाफ को जो है वो पसंद नहीं आया। हुआ ये कि वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि जो अंग्रेज़ लोग हैं ये शिया सुन्नी के नाम पे जो है हम लोग को बांट रहे हैं, ये उर्दू फारसी के नाम पे हम लोग को बांट रहे हैं, ज़बान के नाम पे बांट रहे हैं। पीछे से जो है किसी ने सुन लिया, उसको जो है मेटकाफ को जाके बोल दिया। उसके बाद जो है मेटकाफ ने जो है उनको जो है बड़ी खड़ी खड़ी सुनाई और उनको बोला जाओ अपने ज़िले इलाही जो हैं, आपके जो बादशाह जो हैं, आप उन्हीं के पास जाओ, वही आपकी जो अर्जी जो है वो पूरी करेंगे। वहाँ से जो है कलकत्ता के सफ़र से जो है वापस आया और बीच में जो है उनके खत और खतूत हैं, उनसे जो है पता चलता है कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे अपनी घोड़ा गाड़ी और इन सब सवारियों से कि पहले वो जो है उन्होंने फिर उसके बाद जो है अपना बोट से जो है सफ़र किया इलाहाबाद तक का। फिर उसके बाद जो है वो आगे जो है फिर से उन्होंने कई जगह अपने घोड़े चेंज किए। जब वो दिल्ली आए हैं कई महीनों बाद, तब उन्हें पता चला कि जो उनका बेटा जो पैदा हुआ था उसका इंतकाल हो गया। जब उनको ये पता चला तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, मतलब उनकी
उनका बिल्कुल दिल टूट गया। इसी दौरान जब वो बनारस में रुके तब उनकी जो है मुलाकात नवाब जान की माँ से हुई और उनकी माँ ने जो है बोला कि नवाब जान का इंतकाल हो गया है। उसके दिल में आप इस कदर बस गए थे कि यहाँ आते ही जो है वो चीज़ निकली नहीं और आपको याद करते करते उसका इंतकाल हो गया है। मिर्ज़ा गालिब जो है नवाब जान की मदर के साथ जो है उनकी ग्रेव पर पहुँचे और जो शॉल उन्होंने ओढ़ा हुआ था वो कब्र पर बिछा दिया। जब घर आए तो देखा कि उनका बेटा भी नहीं रहा, तो ये जो खुशी जो दुगनी हो गई थी, इसी तरीके से गम जो है वो दुगना तिगुना चौगुना हो गया। यहाँ आने के बाद जो है वो बिल्कुल शराब नोशी में एकदम मशगूल हो गए, कर्जा लेने लगे। इसी दौरान बहुत ज़्यादा जुआ खेलने लगे। कोतवाल ने फिर पकड़ के उनको जो है 3-4 महीनों की कैद बाद मशक्क़त में डाल दिया। बादशाह ने जो है लेटर लिख के, बादशाह की उस टाइम पे इतनी भी नहीं चलती थी कि मिर्ज़ा गालिब को बाहर निकाल दें, बट मशक्क़त जो थी वो कम करवा दी गई। कुछ महीनों बाद जो है वो बाहर निकले, बट एज इट इज़ थे। उसके बाद जो है किले के अंदर ये हुआ कि इतना अजीम शायर है, इतना बड़ा शायर है, इसके लिए कुछ किया जाए। बट जैसा कि खाला जिक्र कर रही थी कि दोनों के बीच में इतना ज़्यादा वो था कि अब उस्ताद ज़ौक़ की जगह तो नहीं दिया जा सकती और उससे कम मर्तबा ये लेंगे नहीं। तब जो है ये डिसाइड किया गया कि इनको दबीर उल मुल्क बनाया जाए, लिखने वाला दबीर, और इसको जो है कुछ और टाइटल दिए जाए और इनसे जो है तैमूरी ख़ानदान की जो है तारीख लिखवाई जाए, जो मुग़लों की जो हिस्ट्री है वो लिखवाई जाए। उसके बाद जो है कुछ टाइटल्स उनको नजमुद्दौला, निजामुल मुल्क और दबीर उल मुल्क टाइटल्स दिए गए। पैसा तो बिल्कुल मिला नहीं, बट उनकी जो इज़्ज़त और शोहरत में थोड़ा सा इजाफा हुआ। और फिर कुछ टाइम बाद जो है उस्ताद ज़ौक़ की डेथ हो गई। सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ वो मिर्ज़ा गालिब को हुआ। उन्होंने ये लिखा है कि मेरी ज़िंदगी का एक दौर ख़त्म हो गया ज़ौक़ के जाने से। कुछ सालों बाद जो है 1857 आया। वो लोग लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, शायरी में तकरारें होती थी, बट फिर भी वो लोग दोस्त थे। वो लोग एक ही जगह बैठा करते थे, सबको एक दूसरे की खबर हुआ करती थी। 1857 का दौर आया, एक शायर जो है यहाँ से निकल के भागा, एक शायर जो है उसका मतलब उसको कत्ल कर दिया गया। फाइनली कौन बचा? सिर्फ मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब के आसपास अब कुछ भी नहीं था। उनके बाद उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जो है लाल किले में जो है उनको ले जाया गया। जब उनको दीवाने खास में ले जाया गया तब उनकी आंखों से आंसू निकल आए ये देखकर कि कभी मेरा दोस्त, मेरा यार जो है जफ़र बैठा करता था इस तख्त पर, आज जो है यहाँ पे एक टेबल लगी हुई है जिस पे एक फिरंगी बैठा हुआ है। तो उसने जो है उनसे पूछा कि आप मुस्लिम हैं? तो उन्होंने बोला आई एम हाफ मुस्लिम बिकॉज मैं वाइन नहीं पीता, वाइन पीता हूँ बट आई डोंट ईट पॉर्क। तो ये सुन के जो है उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया, वो वापस आ गए। कुछ साल जो है दिल्ली में रहे, फिर उसके बाद वो चीज़ वो रही नहीं। उनके एक शागिर्द थे मौलाना हाली, उन्होंने जो है उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, यादगारे गालिब, उसमें काफ़ी कुछ उनके लिए है। 1869 में इनकी डेथ हो गई और ये ज़माना बहुत करीब लगने लगता है जब सुनने में आता है कि हाली के जो एक ख्वाजा अहमद थे, अपने नाम सुना हो, काफ़ी फेमस एक राइटर हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। जी, ख्वाजा अहमद अब्बास के नाना जो थे वो हाली थे। ख्वाजा अहमद अब्बास जिन्होंने वो पिक्चर बनाई थी सात हिंदुस्तानी, जिसमें अमिताभ बच्चन को पहला ब्रेक मिला जी। तो ये ज़माना बहुत करीब लगने लगता है जब हम ये सुनते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास जो हैं उनके नाना जो थे वो मौलाना हाली थे और मौलाना हाली के जो उस्ताद थे वो मिर्ज़ा गालिब। तो हम लोग यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब का किस्सा ख़त्म करते हैं, क्योंकि किसी के बारे में जिक्र करना जो है मतलब किसी की ज़िंदगी के बारे में मतलब ये कि हम खुद को समझते समझते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। आप दूसरों के बारे में जिक्र क्या कीजिएगा। अच्छा, ये जगह जो है ये बल्ली मारान कहलाती है। बहुत लोग इसको कहते हैं बिल्ली मारान या बिल्लियाँ मारी जाती हैं, तो ये नहीं है। बल्ली कहते हैं वो बैम्बू के उसको डंडों को। तो ये ऑल्स हुआ करते थे, यहाँ पे जमुना पार करवाया करते थे, जो उनको बल्ली मारान करते, बल्लियों से फेरी करवाते थे। उनकी ये बस्ती थी, तो इसलिए जगह का नाम बल्ली मारान पड़ा। जी, बेहतर। और ये जो ये है दरवाजा, इसके ऊपर एक कमरा था जहाँ मिर्ज़ा गालिब बैठा करते थे। ज़्यादातर वक्त उनका गुजरता था इस कमरे के ऊपर। उनकी सर्वेंट बोला करती थी कि वहाँ सड़क पे देखते रहते थे कि वहाँ कोई बला रहा करती है। तो गालिब बोलते थे मुझसे बड़ी बला क्या होगी। अंदर हवेली में नहीं रहते थे वो।